In this video, I will discuss important terms, forces and power output for simple impulse steam turbine. Before going to discuss how to calculate forces and power output for impulse turbine, I would like to discuss some concepts which help for better understanding. Now, here we see an animation of velocity compounded impulse turbine. Here this direction shows tangential direction और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लेड, और जो दूसरा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ये शो कर रहा है बेसिकली एक्सियल डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ स्टीम फ्लो, जिसके थ्रू स्टीम फ्लो कर रही है। एक्सियल डायरेक्शन में शाफ्ट के एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जो स्टीम फ्लो कर रही है। बेसिकली जो स्टीम हमारी नोजल से निकल रही है, यहाँ पे देखें आप तो C1 वेलोसिटी जो शो हो रहा है, C1 इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम विच इज़ एग्जिट फ्रॉम नोजल। तो नोजल से C1 वेलोसिटी से स्टीम जा रही है और ये एक ब्लेड के क्रॉस सेक्शन पे किसी एक पर्टिकुलर टिप पे एग्जर्ट हो रही है। एट द सेम टाइम ब्लेड जो है u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिसकी वैल्यू u/dn/60 है। मीन्स यदि कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे ब्लेड पे हो तो वो किसी रिलेटिव वेलोसिटी को एग्जर्ट करेगा, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है CR1 से। मीन्स जो नोजल से स्टीम निकल रही है C1 वेलोसिटी की स्टीम, इसके साथ जो एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी होगा, इस एनर्जी के दो कंपोनेंट होंगे। वन कंपोनेंट दैट इज़ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो बेसिकली इस ब्लेड को रोटेट कराएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमारा ब्लेड रोटेट हो रहा है। मीन्स ब्लेड को रोटेट कराने वाला जो कंपोनेंट होगा, इसका जो कॉस कंपोनेंट होगा, इसको आप बोल सकते हो व्हर्ल कंपोनेंट। तो दिस इज व्हर्लिंग कंपोनेंट। और जो दूसरा डायरेक्शन है, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, दैट इज फ्लो कंपोनेंट। बेसिकली देखें आप तो ब्लेड के क्रॉस सेक्शन के अलांग यदि स्टीम इसके आगे इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी, मीन्स ये जो CF1 है हमारा फ्लो कंपोनेंट। मीन्स C1 जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम है जो नोजल से निकल रही है, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक हमारा व्हर्ल कंपोनेंट जो ब्लेड को रोटेट कराएगा, और दूसरा हमारा फ्लो कंपोनेंट जो स्टीम को फ्लो कराएगा। सिमिलरली जो एग्जिट पे यदि C2 वेलोसिटी से स्टीम जो निकल रही है, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे। एक जो स्टीम को व्हर्ल कराएगा, सॉरी ब्लेड को व्हर्ल कराएगा, या मीन्स ब्लेड को रोटेट कराएगा, और दूसरा कंपोनेंट जो स्टीम को फ्लो कराएगा, दैट इज़ फ्लो कंपोनेंट। नाउ यदि इतना क्लियर है तो हम आगे डिस्कस करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में। यहाँ पे देखें तो फर्स्ट टर्म है ब्लेड स्पीड रेशियो, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली रेशियो होता है ब्लेड की वेलोसिटी और स्टीम की एब्सोल्यूट वेलोसिटी इनलेट पे जो होती है C1 उसका। दूसरा टर्म है ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट, जिसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली CR2 मीन्स एग्जिट की रिलेटिव वेलोसिटी और इनलेट की रिलेटिव वेलोसिटी का रेशियो होता है। नाउ यदि हम टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स कैलकुलेट करें, जिसको अभी हमने डिस्कस किया था कि टेंजेंशियल डायरेक्शन यहाँ पे देखें तो टेंजेंशियल डायरेक्शन जो है हमारा ब्लेड के मोशन को दे रहा है। मीन्स यदि आपको ये क्लियर हो टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो C1 वेलोसिटी से स्टीम जो इस पे एग्जर्ट हो रही है, यदि इसके साथ यदि इसका मास फ्लो रेट हमारा m डॉट हो, तो मास फ्लो रेट किस मास फ्लो रेट से स्टीम C1 वेलोसिटी से यहाँ से जा रही है, तो मास फ्लो रेट m डॉट इनटू इस C1 का जो कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनलेट पे, वो जो कंपोनेंट होगा CW1, दैट इज CW1 एक व्हर्ल कंपोनेंट। और दूसरा जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी हमारा जो C2 है, उसका जो कंपोनेंट होगा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो ब्लेड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर CW2। आप देखें तो CW1 और CW2 दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से जो नेट
चेंज इन वेलोसिटी होगा CW1 प्लस CW2 होगा। तो मीन्स मास फ्लो रेट इंटू CW1 प्लस CW2, इतने न्यूटन का फोर्स बेसिकली स्टीम के थ्रू ब्लेड पे अप्लाई हो रहा है। नाउ इस फोर्स से ब्लेड कितना वर्क कर रहा है, यदि वर्क डन बाय द स्टीम कितना वर्क किया ब्लेड पे, यदि हम ये कैलकुलेट करें, यदि 1 सेकंड में यदि कैलकुलेट करें तो बेसिकली हमें फोर्स पता है यहाँ पे, और हमें पता है कि इस फोर्स से ब्लेड u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इट मीन्स यदि हम इस u वेलोसिटी से को मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो हमें फोर्स इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो न्यूटन मीटर पर सेकंड दैट इज वर्क डन पर सेकंड, और न्यूटन मीटर पर सेकंड को हम लोग वाट भी बोलते हैं। तो ये जो बेसिकली होगा वर्क डन बाय स्टीम ऑन ब्लेड पर सेकंड होगा। नाउ इसको यदि किलोवाट में कन्वर्ट करें आप, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली यदि हम एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स कैलकुलेट करें, तो बेसिकली वो एक्सियल थ्रस्ट होगा। तो एक्सियल डायरेक्शन में हमारे दो कंपोनेंट हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा CF1 जो डाउनवर्ड है, जिसका मैग्नीट्यूड है C1 साइन अल्फा 1, C1 का साइन कंपोनेंट। और दूसरा कंपोनेंट देखें आप, तो CF2 वो भी हमारा डाउनवर्ड है। तो जो नेट चेंज इन वेलोसिटी होगा CF1 माइनस CF2 होगा, डायरेक्शन सेम होने की वजह से माइनस ही रहेगा। नाउ मास फ्लो रेट m, तो मास फ्लो रेट इंटू CF1 माइनस CF2, इतना फोर्स हमारा बेसिकली एक्सियल थ्रस्ट मीन्स जो हमारा बेयरिंग है उस पर थ्रस्ट के रूप में काम करेगा या स्टीम को आगे फ्लो कराने में काम करेगा। नाउ आप देखें तो यदि इट मे भी किस रिलेटिव वेलोसिटी जो स्टीम की है वो हमारी चेंज हो, मीन्स यदि रिलेटिव वेलोसिटी यदि हमारे इम्पल्स टर्बाइन में चेंज हो रहा है, इट मीन्स कहीं ना कोई फ्रिक्शनल लॉस हो रहा है। यदि इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो ब्लेड के टिप के इनलेट पे, ब्लेड के टिप के इनलेट पे और ब्लेड के टिप के आउटलेट पे यदि रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड CR1 और CR2 डिफरेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि इनलेट पे क्या एनर्जी थी CR1 से एसोसिएटेड, और ब्लेड के एग्जिट पे क्या रिलेटिव वेलोसिटी थी स्टीम के। इन दोनों के साथ जो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस होगा दैट शोज एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू ब्लेड फ्रिक्शन। नाउ कुछ टर्म्स है हमारे इम्पोर्टेंट टर्म्स, एफिशिएंसीज। तो आगे कैलकुलेशन को समझने से पहले एफिशिएंसी समझ लें। ब्लेड एफिशिएंसी बेसिकली वर्क डन बाय द ब्लेड और ब्लेड को कितनी एनर्जी सप्लाई हो रही है, इन दोनों का रेशियो होता है। दूसरा टर्म है हमारा स्टेज एफिशिएंसी। बेसिकली स्टेज हम बोलते हैं वन रिंग पे नोजल और दूसरी जो मूविंग ब्लेड्स है दूसरा रिंग, तो 0 से 1 यहाँ पे देखें आप, तो यहाँ पे 0 to 1 जो शो हो रहा है ये नोजल शो हो रहा है, और दूसरा जो रिंग है यहाँ पे मूविंग ब्लेड्स है। तो इस पूरे सेट को बोलते हैं हम लोग वन स्टेज। तो इस स्टेज की एफिशिएंसी मीन्स स्टेज का आउटपुट क्या होगा, तो वर्क डन बाय द ब्लेड, वर्क डन पर सेकंड, और दूसरा इसको कितनी एनर्जी सप्लाई हो रही है। तो बेसिकली नोजल के इनलेट को हमने 0 से रिप्रेजेंट किया और नोजल के एग्जिट को हमने 1 से रिप्रेजेंट किया। तो नोजल के इनलेट पे कितनी एनर्जी थी और नोजल के एग्जिट पे कितनी एनर्जी थी, मीन्स जितनी एनर्जी चेंज हुई होगी वही एनर्जी नोजल ने कन्वर्ट किया होगा, जो बेसिकली ब्लेड को ट्रांसफ़र होगा। तो टोटल एनर्जी सप्लाइड पर स्टेज क्या होगा, तो एंथैल्पी एट इनलेट माइनस एंथैल्पी एट एग्जिट मीन्स वर्क डन पर सेकंड दैट इज मास फ्लो रेट इंटू CW1 प्लस CW2 इंटू U अपॉन मास फ्लो रेट इंटू एंथैल्पी पर यूनिट मास एट इनलेट माइनस एंथैल्पी पर यूनिट मास मीन्स स्पेसिफिक एंथैल्पी एट एग्जिट ऑफ द नोजल। नाउ सिमिलरली नोजल एफिशिएंसी जो होता है बेसिकली नोजल एफिशिएंसी इज एनर्जी अवेलेबल एट द एग्जिट मीन्स उसका आउटपुट है। यदि यहाँ पे C1 वेलोसिटी से हमारी स्टीम जा रही है और C1 वेलोसिटी की स्टीम इस पर स्ट्राइक कर रही है, तो एग्जिट पे जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m.C1², और टोटल जो एनर्जी सप्लाई होगी बेसिकली, तो इनलेट पे यदि उसका प्रेशर हमारा कुछ हो तो उसके साथ एसोसिएटेड एनर्जी H0,
और इसके एग्जिट को यदि 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो H1 मीन्स मास फ्लो रेट इनटू स्पेसिफिक एंथैल्पी H0 माइनस H1, टोटल एंथैल्पी ड्रॉप पर सेकंड हो जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो नोजल एफिशिएंसी होगा। सिमिलरली ओवरऑल एफिशिएंसी जो होता है हमारा वर्क डिलीवर्ड एट द शाफ्ट और एनर्जी सप्लाई टू द स्टेज, इन दोनों का रेशियो होता है जिसका मैग्नीट्यूड ब्लेड एफिशिएंसी या डायग्राम एफिशिएंसी, ब्लेड एफिशिएंसी को डायग्राम एफिशिएंसी बोलते हैं, इनटू नोजल एफिशिएंसी इनटू मैकेनिकल एफिशिएंसी के होता है। नाउ यदि वर्क आउटपुट की बात करें आप, तो वर्क आउटपुट के लिए हमने फार्मूला देखा था, अभी फार्मूला फॉर्म जो हुआ था वो था हमारा m.CW1 + CW2 × U। यहाँ पे देखें तो CW1 का जो मैग्नीट्यूड है, CW1 को हम लिख सकते हैं, C1 का जो है बेसिकली कॉस कंपोनेंट है C1 cos α1, इसको हम लिख सकते हैं CR1 का जो कॉस कंपोनेंट होगा CR1 cos β1 + U। सिमिलरली C2 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसको लिख सकते हैं हम लोग CW2, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा C2 cos α2, इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस डिस्टेंस मीन्स माइनस दिस डिस्टेंस, मीन्स ये जो डिस्टेंस है B से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोल सकते हैं CR2 का cos कंपोनेंट CR2 cos β2, और AB की जो डिस्टेंस है U, तो CR2 cos β2 दिस वैल्यू माइनस AB इज U। तो ये वैल्यू हो गई हमारे CW2 की। दोनों वैल्यू यदि हम पुट कर दें यहाँ पे, तो जो हमारा फाइनल मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा CR1 cos β1 × 1 + CR2/CR1 × cos β2/cos β1। cos β2/cos β1 को हमने एज्यूम किया कि दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल C एंड K ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, ये जो टर्म है ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट, तो ये हमारा CR2/CR1। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड यदि हम यहाँ पे इस फार्मूले में K और C का मैग्नीट्यूड इसमें पुटअप कर दें, तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा CW1 + CW2 दिस इक्वल्स टू CR1 cos β1 1 + KC। नाउ CR1 cos β1 देखें तो CR1 का जो cos कंपोनेंट है CR1 cos β1, इसको हम लिख सकते हैं CW1 मीन्स C1 cos α1 माइनस AB डिस्टेंस U, मीन्स ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, B से लेके इस एंड तक का डिस्टेंस है, ये वैल्यू हमारे CR1 cos β1, इसको लिख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस माइनस यहाँ से लेके A से लेके B तक की डिस्टेंस, मीन्स C1 cos α1 माइनस U। ये वैल्यू यदि हम यहाँ पे पुटअप कर दें तो जो CW1 + CW2 का फाइनल एक्सप्रेशन होगा हमारा C1 cos α1 माइनस U × 1 + KC। ये मैग्नीट्यूड वर्क डन के फार्मूले में पुटअप कर दें, जहाँ पे CW1 + CW2 था, यहाँ पुटअप कर दें तो जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा वर्क डन का वो होगा m./u और इंटू CW1 + CW2 का जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे आया है, मीन्स जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा हमारा m.u × C1 cos α1 माइनस U × 1 + KC। इसको हमने एज्यूम किया इक्वेशन 1। नाउ इस इक्वेशन में देखें आप, इस इक्वेशन 1 में जो वर्क डन का मैग्नीट्यूड है, यदि सारे पैरामीटर्स को फिक्स रखें तो हम बोल सकते हैं कि बेसिकली जो नोजल का एंगल है उस पर डिपेंड कर रहा है, और नोजल के एंगल की जो वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है, तो कॉस की जो वैल्यू है 0 to 1 वेरी करेगी। तो यदि मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, एट द सेम टाइम जो एंगल होगा नोजल का वो हमारा 0 होगा, तभी ये cos α1 हमारा 1 होगा। मीन्स यदि ये वैल्यू 0 है, इट मीन्स कि 0 डिग्री इंक्लिनेशन मीन्स इसके टेंजेंट के अलोंग हमारी स्टीम यहाँ से इन होगी। यदि यहाँ से स्टीम हमारी इन होगी तो इससे 180 डिग्री पे ही हमारी आउट होगी। इट मीन्स अगले ब्लेड पे ये स्टीम हमारी नहीं जाएगी। तो नेक्स्ट ब्लेड पे यदि स्टीम का फ्लो मीन्स फ्लो कंपोनेंट हमारा 0 हो जाएगा, और फ्लो कंपोनेंट यदि हमारा 0 होगा, यदि हम बोलें C1 का टोटल कंपोनेंट यदि हॉरिजॉन्टल हो जाए तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा 0। उस केस में हमारी स्टीम आगे फ्लो नहीं करेगी।
तो यदि आगे के ब्लेड्स पर स्टीम नहीं पहुंचेगी तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम लोग एक कंप्रोमाइज़ करते हैं और जो इसका एंगल है जिससे हमारा वर्क डन भी मैक्सिमम रहे और स्टीम फ्लो भी करे तो एक कंप्रोमाइज़ करते हैं और एंगल लगते हैं नाजल अंदर 15 to 30 डिग्री के बीच में। नाउ यदि हम बात करें मैक्सिमम ब्लेड और डायग्राम एफिशिएंसी की, तो यहाँ पे जो फार्मूला पहले हमने डिस्कस किया था उस फार्मूले में CW1 + CW2 की वैल्यू यदि हम पुटअप कर दें तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। नाउ आपने ब्लेड स्पीड रेशियो का जो एक्सप्रेशन था रो इक्वल्स टू U/C1, यदि इसकी वैल्यू हम पुटअप कर दें यहाँ पे तो यहाँ पे U/C1 को हम लिख सकते हैं रो और U²/C1² को लिख सकते हैं रो स्क्वायर। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा हमारा ये होगा। नाउ इस एक्सप्रेशन में यदि हम देखें तो हम बोल सकते हैं कि जो डायग्राम एफिशिएंसी डिपेंड करे नोजल एंगल पे, ब्लेड स्पीड रेशियो पे, दूसरा ब्लेड एंगल्स पे β1 β2 जो C की वैल्यू थी cos β2 cos β1, दूसरा हमारा चौथा हमारा ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट K पे। यदि सारे पैरामीटर्स को फिक्स रखें और यदि हम रो को वेरी ब्लेड स्पीड रेशियो को वेरी करें तो यदि ब्लेड स्पीड रेशियो की वेरिएबल जो हमारा है इसके अकॉर्डिंग यदि हम कैलकुलेट करें कि मैक्सिमम डायग्राम की एफिशिएंसी क्या हो सकती है तो उस केस में रो की एक ऑप्टिमम वैल्यू आएगी और जो वैल्यू होगी हमारी cos α1/2 होगी। नाउ इस वैल्यू के यदि हम एक्सप्रेशन पुटअप कर रहे हैं तो जो हमारा एफिशिएंसी मिलेगा ब्लेड या डायग्राम एफिशिएंसी दैट विल बी मैक्सिमम। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करने के बाद जो फाइनल एक्सप्रेशन आया हमारा 1 + KC cos² α1/2। नाउ एक आइडियल केस हम लें, यदि हमारा ब्लेड जो बेसिकली होता है कि इम्पल्स टरबाइन में सिमेट्रिकल ब्लीडिंग होती है, यदि हमारी सिमेट्रिकल ब्लीडिंग हो तो जो हमारे एंगल्स इनलेट और एग्जिट के होंगे β1 = β2 हो जाएंगे। उस केस में C जो cos β2 cos β1 था उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और दूसरा यदि फ्रिक्शन हमारा ना हो, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन जो CR2 जो रिलेटिव वेलोसिटी एग्जिट की है वो हमारी CR1 के इक्वल हो जाएगी। तो CR2 = CR1 मीन्स K = भी 1 हो गया, C = भी 1 हो गया। यदि हम यहाँ पे पुटअप कर दें K और C की वैल्यू 1 1 तो यहाँ पे हमारा 1 + 1 2। तो यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी आएगा दैट विल बी cos² α1। सिमिलरली यदि यही कंडीशंस यदि वर्क डन में पुटअप करें तो हमारा जो मैक्सिमम वर्क डन का अमाउंट आएगा वो 2 × मास फ्लो रेट × U²। एंड यदि हम यूनिट मास के थ्रू यदि मैक्सिमम वर्क डन का कैलकुलेशन करें तो मैक्सिमम रेट ऑफ डूइंग वर्क इक्वल्स पर kg ऑफ स्टीम पर सेकेंड इक्वल्स टू 2 × U²। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स हम इस पर बेस्ट सॉल्व करें।